हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नीलेश शर्मा। हॉर्टिकल्चर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कोल क्रॉप्स। और कोल क्रॉप्स में बहुत सारी क्रॉप आती है। अगर इनकी जनरल डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करें तो कोल जो वर्ड है वो कोलिस से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है स्टेम। एंड जो मेनली जो ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी ऑफ ओलेरेसिया या फिर सिल्वेस्ट्रिका, ये एक वाइल्ड केबेज की स्पीसीज है। अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि वाइल्ड केबेज का साइंटिफिक नेम क्या है, तो ब्रेसिका ओलेरेसिया वेराइटी ऑफ सिल्वेस्ट्रिस, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ब्रेसिका ओलेरेसिया वेराइटी ऑफ सिल्वेस्ट्रिस वाइल्ड एंसेस्टर है ब्रेसिका का, राइट। अगर बात करें कि ऑर्डर ऑफ कोल क्रॉप्स क्या है, तो पापा वीरल्स ये आ चुका है। एआरएस की एग्जाम में आ चुका है कि पापा ऑर्डर ऑफ कोल क्रॉप्स कौन सी ऑर्डर का है कोल क्रॉप्स, तो पापा वीरल्स। एक्सेसिव यूज ऑफ कोल क्रॉप्स रिजल्ट इन स्वेलिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड एंड गाइटर डिसीज, ये भी आ चुका है नेट में कि एक्सेसिव यूज ऑफ कोल क्रॉप्स रिजल्टिंग, तो एक गाइटर रोग, गाइटर डिसीज होती है। दिस ग्रुप ऑफ वेजिटेबल इंक्लूड्स कॉलीफ्लावर, केबेज, ब्रोकली, नोलकोल, केल एंड ब्रुसेल्स स्प्राउट। तो ऑल द वेजिटेबल्स आर इंक्लूडेड इन कोल क्रॉप्स, ओके। तो लगभग सभी मैक्सिमम जितनी भी क्रॉप्स है उनकी सभी की सॉइल रिक्वायरमेंट एज इट इज़ रहेगी। इसके अलावा प्लांट प्रोटेक्शन रहेंगे, तो बहुत सारे इंसेक्ट इनमें कॉमन रहेंगे। तो आप ये ध्यान में रखिएगा कि अगर हम एक का पढ़ रहे हैं तो समझ लेना कि कहीं ना कहीं वो दूसरे से भी लिंक करेगा, ओके। अब स्टार्ट करते हैं कॉलीफ्लावर। तो कॉलीफ्लावर का बॉटनिकल नेम ब्रेसिका ओलेरेसिया वेराइटी ऑफ बोट्रिटिस। फैमिली ब्रेसिकेसी फैमिली। ओरिजिन मेडिटेरियन रीजन, मतलब भूमध्य सागरीय क्षेत्र। कॉलीफ्लावर जो है वो इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था लगभग 1822 में। किसके थ्रू हुआ था, तो डॉक्टर जेनसन फ्रॉम लंदन, ओके। लंदन से 1822 में ये इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कॉलीफ्लावर कब इंट्रोड्यूस हुआ, 1822 में। इसको कौन लाया था, डॉक्टर जेनसन लाया था, है ना। तो ये आपको ज़रूर याद करना है। मैंने ये पॉइंट इसीलिए डाला है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। कॉलीफ्लावर इज द ओनली क्रॉप इन ग्रुप ऑफ कॉल क्रॉप्स। कॉल क्रॉप्स की एक क्रॉप है कॉलीफ्लावर, ये आप सभी को पता होना चाहिए। कॉलीफ्लावर में स्पेशल कैरेक्टर ये होता है कि इसमें इंटरमीडिएट स्टेज पाई जाती है, ओके। इंटरमीडिएट स्टेज पाई जाती है जिसकी बोलते हैं कर्डिंग। और ये किन के बीच होती है, तो वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव स्टेज के बीच की स्थित होती है। तो एकमात्र ये वेजिटेबल है जिसमें इंटरमीडिएट स्टेज पाई जाती है वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव स्टेज के। अगर हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट की बात करें तो वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। प्रोडक्टिविटी भी वेस्ट बंगाल की सबसे अधिक है। इसका इन्फ्लोरेसेंस है रेसिमोस। एंड अगर बात करें कॉलीफ्लावर किस टाइप की क्रॉप है, तो ये शेलो रोटेट क्रॉप है, ओके। मतलब इसका आप इंटरकल्चर कर सकते हैं। इंटरकल्चर ऑपरेशन, राइट। इंटरकल्चर ऑपरेशन का मतलब होता है कि प्लांटिंग या सोविंग के बाद आप फील्ड में जो एक्टिविटी करते हो वो सब इंटरकल्चर ऑपरेशन कहलाता है। जैसे कि यहाँ आती है ब्लांचिंग। तो ब्लांचिंग क्या होती है, ये कर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए की जाती है। उसकी पत्तियाँ फ्लावर के ऊपर, मतलब कॉलीफ्लावर के ऊपर ढक दी जाती है ताकि सनलाइट डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में ना आए फ्लावर के और उसकी क्वालिटी को डैमेज ना करें। तो मेथड टू प्रोटेक्ट कर्ड फ्रॉम डायरेक्ट एक्सपोजर टू सन फॉर मेंटेनिंग देयर कलर, ओके। कर्ड कवर्ड बाय देयर ओन लीव्स, ये खास बात है कि कॉलीफ्लावर की खुद की पत्तियां से ही उसके फ्लावर को ढका जाता है, राइट। तो आपको ये याद रखना चाहिए कि ब्लांचिंग क्या होता है। ब्लांचिंग से भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आ सकता है। ब्लांचिंग दो टाइप की होती है, राइट। अगर नॉर्मली अगर वेजिटेबल कल्टीवेशन की बात करें, वेजिटेबल की बात करें तो ब्लांचिंग ये होता है कि कॉलीफ्लावर में खुद की पत्तियों से उसके फ्लावर को ढकना।
अगर पोस्ट हार्वेस्टर टेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट में जाने जाते हैं तो वहाँ ब्लांचिंग का मतलब होता है वेजिटेबल्स को बॉईल करना फॉर देयर सॉफ्टनिंग टिश्यू, ताकि उसकी टिश्यू सॉफ्ट हो जाए और उनको आसानी से कैंड किया जा सके, राइट। तो ये ध्यान में रखना, दोनों की अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग डेफिनेशन है। ड्यूरेशन पीरियड ऑफ ब्लांचिंग कितनी होनी चाहिए? तो समर सीजन में ब्लांचिंग करते हैं 3 से 5 दिन की, 3 से 5 दिन में करनी चाहिए। एंड विंटर सीजन है अगर, तो उसमें ब्लांचिंग 10 दिन तक लगभग करनी चाहिए, राइट। पूसा हिमज्योति इज अ सेल्फ ब्लांच्ड वेराइटी। जो ये लेट वेराइटी है पूसा हिमज्योति, तो ये खुद को ही ब्लांच कर लेती है, राइट। एक और इंटरकल्चर ऑपरेशन होता है इसमें, स्कूपिंग। स्कूपिंग क्या होता है? रिमूवल ऑफ सेंट्रल पोर्शन ऑफ कर्ड फॉर इजियर इनिशिएशन ऑफ फ्लावर स्टॉक इन कॉलीफ्लावर। ओके, जो कर्ड का कॉलीफ्लावर के खाए जाने वाले भाग या एडिबल पार्ट को क्या बोलते हैं? कर्ड बोलते हैं। अगर उस कर्ड का सेंट्रल पोर्शन हटा लिया जाता है तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है? स्कूपिंग कहलाती है। और ये किसके लिए की जाती है? ताकि उसमें से फ्लावर स्टॉक निकल आए, ये सीड प्रोडक्शन के लिए की जाती है। नेक्स्ट है सॉइल एंड क्लाइमेट। देखिए, जो सॉइल और जो क्लाइमेट है ये मोस्टली सारी कॉल क्रॉप्स के लिए रहेगा, ठीक है। तो सुटेबल सॉइल पीएच क्या होगा इसका? 6 to 6.5, मतलब ये भी एसिडिक सॉइल को फेवर करती है, स्लाइटली एसिडिक। एंड इट इज़ अ थर्मो सेंसिटिव क्रॉप। देखो, अभी तक जितने अपन ने क्रॉप पढ़ी है वो वार्म सीजन क्रॉप थी, चाहे ब्रिंजल अपन ने पढ़ा हो, टोमेटो अपन ने पढ़ा हो, ओकरा अपन ने पढ़ा हो, वो वार्म सीजन क्रॉप थी। लेकिन यहाँ एक स्पेशल टर्म आ जाती है, थर्मो सेंसिटिव क्रॉप। मतलब जो कॉलीफ्लावर जो है वो टेम्परेचर के प्रति बड़ी सेंसिटिव रहेगी, राइट। अगर टेम्परेचर ज़रा सा वेरी किया तो कॉलीफ्लावर में इफेक्ट दिखने लगेगा। इसलिए ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कॉलीफ्लावर इज़ अ थर्मो सेंसिटिव क्रॉप। ऑप्शन आता है कॉलीफ्लावर इज़ अ फोटो सेंसिटिव क्रॉप, थर्मो सेंसिटिव क्रॉप, है ना, डे न्यूट्रल, इस टाइप का। तो ये ध्यान में रखना कि थर्मो सेंसिटिव क्रॉप है। टेम्परेचर 10 to 21 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ गुड फॉर जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन के लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 10 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। ये टेम्परेचर के प्रति हाईली भी सेंसिटिव होती है, ये अपन ने पढ़ चुके हैं। ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर देयर ग्रोथ ऑफ यंग प्लांट 23 डिग्री सेंटीग्रेड। और जब ग्रोथ की लास्ट स्टेज आती है तब तक ये टेम्परेचर कितना रहता है? 17 से 20, मतलब कि बाद में इसको कम टेम्परेचर चाहिए। अब देखिए, यहाँ इस टेबल से मैंने आपको पूरा समझाया है। अगर ये टेबल याद कर ली ना तो डेफिनेटली आपका एक क्वेश्चन पक्का, मतलब कॉलीफ्लावर से कोई भी क्वेश्चन आएगा गलत नहीं जाएगा। कॉलीफ्लावर की जो वेराइटीज़ है वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है। अर्ली वेराइटी, तो अर्ली में भी 2 टाइप की है, अर्ली फर्स्ट एंड अर्ली सेकेंड। और एक और है मिड अर्ली वेराइटी। मिड को दो में डिवाइड किया गया, मिड अर्ली, मिड लेट, और लास्ट में आ जाता है फिर लेट, राइट। तो ऐसे तीन ग्रुप है, अर्ली, मिड और लेट। अर्ली 2 टाइप के, अर्ली फर्स्ट, अर्ली सेकेंड, मिड अर्ली, मिड लेट एंड लेट, ये होगा। अगर बात कर रहे हैं अर्ली वेराइटी की, तो अर्ली वेराइटी की सोविंग होती है मिड मई में, और इसकी ट्रांसप्लांटिंग जुलाई बिगिनिंग में हो जाती है, स्टार्टिंग जुलाई में हो जाती है, फर्स्ट वीक में। और ये क्रॉप मेच्योरिटी कब आएगी इसमें? मिड सितंबर टू मिड नवंबर में। अब इस क्रॉप के लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए फॉर देयर कर्डिंग। ओके, कर्डिंग मीन्स वही एडिबल पार्ट ऑफ कॉलीफ्लावर, कर्ड। अगर इसी तरीके से अर्ली सेकेंड में जाए तो इसके लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड इसके लिए भी होना चाहिए। मिड अर्ली के लिए कितना होना चाहिए? 16 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए कर्डिंग के लिए। मिड लेट में 12 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए। और लेट वेराइटी जैसे आपकी पूसा हिमज्योति, पूसा स्नोबॉल, ये जब आ जाती है तो इसके लिए टेम्परेचर कितना चाहिए? 10 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर आपको कुछ याद हो के ना हो, लेकिन आपको टेम्परेचर ज़रूर याद होना चाहिए कि अर्ली के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, तो 20 से 25। मिड अर्ली के लिए कितना चाहिए? 16 से 20।
मिड लेट के लिए 12 से 16 और लेट के लिए 10 से 16। जितना देरी से हो रहा है टेम्परेचर उतना लो जाते जा रहा है, ठीक है। तो ये याद रखना, ये टेबल ज़रूर याद करिएगा। नेक्स्ट अब आ जाते हैं सीड रेट एंड स्पेसिंग पे, राइट। तो सीड रेट अर्ली वेराइटी के लिए सीड रेट होती है 600 से 750 ग्राम, 600 to 750 ग्राम पर हेक्टेयर इज सफिशिएंट। एंड मिड अर्ली के लिए 400 to 500 ग्राम पर हेक्टेयर। मिड लेट के लिए कितनी है 300 to 400 ग्राम पर हेक्टेयर। एंड लेट वेराइटी के लिए 250 to 300 ग्राम पर हेक्टेयर इज सफिशिएंट। ओके, अब बात करते हैं, देखो अर्ली क्रॉप शुड बी ट्रांसप्लांटेड ऑन रीच और रेज्ड बेड। देखिए आईसीआर कई बार ऐसे जैसे क्वेश्चन पूछता है जो बिल्कुल ही प्रैक्टिकली हो, राइट। मतलब ऐसा है कि कहीं लिखित में ना होगा उसका, वो प्रैक्टिकली होगा। आप जब देखोगे जो ज़रूरत है ना, जिस टाइम पे कई बार वहाँ ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है तो वहाँ गलत होने के चांसेस रहते हैं, जबकि वो क्वेश्चन बहुत ही इजी रहता है। तो ये भी याद रखिएगा कि अगर अर्ली क्रॉप है तो उनकी ट्रांसप्लांटिंग हम रीज या रेज्ड बेड में करते हैं, और अगर मिड या लेट कल्टीवर है तो उनकी प्लांटेड हम फ्लैट बेड्स में करते हैं, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा। अब इसका कंसेप्ट क्या है कि देखिए अर्ली वेराइटी जितनी भी है उनकी सोइंग हम जुलाई के महीने में कर रहे हैं, जुलाई अगस्त के महीने में, राइट। तो उसमें बारिश की प्रॉब्लम होती है, तो बारिश की प्रॉब्लम की वजह से हम उसमें रेज्ड बेड लगाते हैं, है ना, ताकि ज़मीन से थोड़ी सी ऊपर रहे तो प्रॉब्लम ना आए क्रॉप को। और जब मिड और लेट वेराइटी है तो ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली ठंड के विंटर सीजन में आ जाती है प्योरली, तो यहाँ फ्लैट बेड का यूज़ कर सकते हैं अपन। ये इसके पीछे कंसेप्ट है। ट्रांसप्लांटिंग शुड बी डन ड्यूरिंग लेट आफ्टरनून टू अवॉइड लॉसेस ड्यू टू सन हीट। देखो कभी भी दोपहर के महीने में, दोपहर के टाइम पे कभी भी ना तो कोई प्लांटिंग करनी चाहिए ना कोई ट्रांसप्लांटिंग करनी चाहिए, राइट। या तो मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में करनी चाहिए। ट्रांसप्लांटिंग कब करनी चाहिए इसकी, तो 3 to 4 वीक्स आफ्टर सोइंग। सोइंग के 3 से 4 सप्ताह के बाद अप्रोक्सीमेटली 30 डेज के बाद इसकी ट्रांसप्लांटिंग हो जाती है। अगर स्पेसिंग की बात करें तो ट्रांसप्लांटिंग कितनी स्पेसिंग पे करोगे मेन फील्ड में, तो अर्ली वेराइटी है तो 45 by 30 सेंटीमीटर, एंड मिड एंड लेट सीजन वेराइटी है तो 60 by 45 सेंटीमीटर पे आप इसकी ट्रांसप्लांटिंग कर दोगे, राइट। तो यहाँ से भी क्वेश्चन सीड के अकॉर्ड सीड रेट ज़रूर याद होना चाहिए कि किसकी सीड रेट क्या है। अगर कुछ ना आए तो 400 to 500 ग्राम यूनिवर्सल हो गए, राइट। तो ये ध्यान में रखना है। अब आ जाते हैं हार्वेस्टिंग एंड यील्ड। देखो इसमें मैंने इरिगेशन छोड़ दिया है, मल्चिंग छोड़ दिया और वीडिंग छोड़ दिया, तो यहाँ कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इनका। आ जाते हैं अब हार्वेस्टिंग एंड यील्ड पे। तो हार्वेस्टिंग कब करना चाहिए, जब वो कर्ड फुली ओपन हो जाए, राइट, गुड लुकिंग हो, कलर अच्छा डेवलप हो जाए, तब उसकी हार्वेस्टिंग करनी चाहिए। ये उसके मेच्योरिटी इंडाइसेस है। अगर बात करते हैं कि अब हार्वेस्टिंग में क्या कौन कौन सी दिक्कतें आ सकती है, तो देखिए डिले हार्वेस्टिंग लीड्स टू इलोंगेशन ऑफ फ्लावरिंग स्टॉक। ये हमेशा ध्यान में रखना है। अगर हार्वेस्टिंग डिले हो गई तो उसका जो फ्लावरिंग स्टॉक है वो लंबा हो जाएगा, तो जिससे क्वालिटी डिटोरेट हो जाएगी, उसकी लूज़ हो जाएगा, रिसीनेस आ जाएगी, फ्यूजीनेस आ जाती है उसमें, ओवर मेच्योर्ड हो जाएगा, राइट। तो ये सारी चीज़ें क्या करती है, उसकी क्वालिटी को डिटोरेट करती है और मार्केट वैल्यू को डाउन कर देती है। व्हेन लेट सोइंग, अगर आपने सोइंग लेट करी है तो उसमें बटन वाली प्रॉब्लम आ जाएगी, राइट। बटन का मतलब क्या होगा कि उसके कर्ड छोटे रह जाएंगे, राइट। एंड अर्ली सोइंग कर दी तो क्या होगा, डिले हेड फॉर्मिंग, उसका हेड ही धीरे बनेगा फिर, राइट। तो ये प्रॉब्लम आती है कि पर्टिकुलरली टाइम पे सोविंग क्यों करना चाहिए, तो उसका रीज़न ये रहता है कि अगर लेट सोविंग करी तो बटन वाली प्रॉब्लम आ जाएगी, अगर अर्ली कर दी तो हेड फॉर्मेशन लेट होगा, है ना। तो ये प्रॉब्लम आती है। ब्रेकिंग सीड डोरमेंसी, सीड डोरमेंसी भी पाई जाती है कॉलीफ्लावर में, और उसकी सीड डोरमेंसी को तोड़ने के लिए CO2 का 3 to 5% फॉर 8 to 24 आवर्स एट 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे इसका ट्रीटमेंट करते हैं, राइट। इसके अलावा आप टेम्परेचर मेंटेन भी करके उसकी डोरमेंसी को ब्रेक कर सकते हैं। यील्ड कितनी आएगी, अगर अर्ली वेराइटी तो उसकी यील्ड आएगी 12 से 15 टन पर हेक्टेयर। मिड एंड मिड लेट सीजन वेराइटी आएगी, होती है
तो उसकी यील्ड कितनी आएगी 20 से 30 टन पर हेक्टेयर। और देखो स्नोबॉल ग्रुप जो है, स्नोबॉल ग्रुप ऑलरेडी वो लेट वाली वेराइटी है, तो उसकी यील्ड लगभग आ जाती है 500 क्विंटल पर हेक्टेयर। तो ज़्यादातर तो मिड एंड लेट सीजन वेराइटी यूज़ करते हैं, राइट। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, देखियो अगर कोल क्रॉप्स में कॉलीफ्लावर में कुछ इम्पोर्टेंट है, तो एक तो है उसकी टेम्परेचर, राइट, और दूसरा फिर आ जाता है उसके फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। मतलब आपको ये याद है ना, तो समझ लो कोल क्रॉप्स से फिर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब इसका पहला डिसऑर्डर है बटनिंग, राइट। बटनिंग किससे होता है? बटनिंग का मतलब होता है, बटन मतलब छोटा, स्मॉल कट रह जाता है, राइट। और अब ये किसके कारण होता है? तो ये अर्ली वेराइटी को अगर लेट में लगा दोगे, या लेट वेराइटी को अर्ली में लगा दोगे, या फिर लगाते टाइम हाई टेम्परेचर रहा, तो उन सारे कारणों की वजह से क्या हो जाएगा? बटनिंग हो जाएगा, मतलब उसका कट छोटा रह जाएगा। तो ये ध्यान में रखिएगा कि टाइमली सर्विंग इसका एक कंट्रोल होगा, राइट। नेक्स्ट आ जाता है रिसीनेस। रिसीनेस क्या होता है? अगर टेम्परेचर फ्लक्चुएट हो रहा है, कभी टेम्परेचर हाई हो रहा है, कभी लो हो रहा है, राइट, तो ये रिसीनेस वाली प्रॉब्लम आ जाएगी। अगला क्या हो सकता है इसका मेजर? एक और कारण क्या हो सकता है कि हाई एप्लीकेशन ऑफ नाइट्रोजन। अगर आपने नाइट्रोजन फर्टिलाइजर ज़्यादा दे दिया तो भी रिसीनेस वाली प्रॉब्लम आ जाएगी उसमें। अब आ जाता है एक अगला है फ्यूजीनेस। फ्यूजीनेस क्या होता है? इसमें जो पेडिकल रहता है वो लंबा हो जाता है, राइट, जिसके कारण भी इसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है। और ये किसके कारण होता है? तो ये भी टेम्परेचर के फ्लक्चुएशन के कारण होता है। मतलब कभी हाई कभी लो टेम्परेचर अगर होता रहा तो ये फ्यूजीनेस वाली प्रॉब्लम आ जाएगी। तो टेम्परेचर के कारण एटलीस्ट तो है तो लगभग सभी। अगर रिसीनेस और फ्यूजीनेस की बात करें तो ये टेम्परेचर फ्लक्चुएशन के कारण होता है, जबकि बटनिंग ओनली हाई टेम्परेचर पर होता है। अगला आ जाता है ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस क्या होता है? ब्लाइंड मतलब अंधा, मतलब आँखें ही नहीं है उसकी, है ना। तो इसी प्रकार अगर कर्ड में कर्ड नहीं है तो उसको भी ब्लाइंडनेस बोलोगे, राइट। तो ऐसे दे डू नॉट फॉर्म कर्ड। और ये किसके कारण होता है? तो सोइल की पुअर फर्टिलिटी के कारण होता है। इसके अलावा अगर कोई इंसेक्ट डैमेज कर दिया तो हो जाता है। इसके अलावा अगर हैंडलिंग के थ्रू अगर कोई डैमेज हो जाता है तो भी ये दिक्कतें आती है। ब्लाइंडनेस इस तरीके का। ब्रेक्टिंग की बात करते हैं। ब्रेक्टिंग क्या होता है? तो टेम्परेचर हायर देन द ऑप्टिमम ड्यूरिंग कर्डिंग लीड्स टू दिस डिसऑर्डर। ओके, अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर जिस टाइम पे चाहिए कर्डिंग के टाइम पे, जो ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए, अगर टेम्परेचर उससे हाई जज जाता है तब ब्रेक्टिंग की प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट आ जाता है पर्पल कलरिंग। पर्पल कलरिंग क्या होता है? वेरियस पिगमेंटेशन डेवलप ऑन द कर्ड which deteriorate the quality of the final produce. Fluctuation in the temperature are the main reason for this disorder. जैसे जैसे अगर टेम्परेचर फ्लक्चुएट होता जाता है तो उसके कलर कॉम्बिनेशन में भी प्रॉब्लम आती है। जनरली हम वाइट स्किन कलर वाला फ्रूट ज़्यादा पसंद करते हैं, और अगर ज़्यादा येलो होता है तो उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं वो टेम्परेचर की वजह से ये ऐसा होता है कि वाइट कलर फ्लावर येलोनेस शो करने लगता है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है तो विपटेल। अगर ये क्वेश्चन आ गया तो समझ लो वो हॉर्टिकल्चर का पेपर होगा, राइट। और ये किससे होता है? तो डेफिशिएंसी ऑफ मोलिब्डेनम। डायरेक्टली यहीं से याद करो, डेफिशिएंसी ऑफ मोलिब्डेनम से विपटेल होता है। इसमें क्या करता है? इसमें क्या होता है कि जो मिड ड्रिप होती है वो लंबी हो जाती है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए भी क्या होगा? मोलिब्डेनम का ही स्प्रे करना पड़ेगा। तो 1 kg पर हेक्टेयर इसको मोलिब्डेनम अप्लाइड करना पड़ेगा फील्ड में। ब्राउनिंग, ब्राउनिंग को और क्या बोलते हैं? रेड और ब्राउन रोट भी बोलते हैं। और ये किसके कारण होती है? तो बोरोन डेफिशिएंसी के कारण होती है, राइट। तो बोरेक्स का यूज़ कर लो 20 to 25 kg पर हेक्टेयर, तो ब्राउनिंग कंट्रोल हो जाएगी। तो देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट इससे फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर थे
ब्राउनिंग, विपटेल, पर्पल कलरिंग, ब्रेक्टिंग, ब्लाइंडनेस, फ्यूजिनेस, रिसिनेस, बटनिंग। तो ये सभी आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं वेराइटीज़ पे। अब देखो अपन ने इतने टाइप की जो वेराइटी पढ़ी थी, अर्ली तो अर्ली फर्स्ट सेकेंड, मिड तो मिड अर्ली, मिड लेट एंड लेट वेराइटी, तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन भी है। तो अर्ली वेराइटी जो रहती है इसकी, ये येलो कलर्ड वेराइटी रहती है, राइट। तो ये ध्यान में रखना है कि अर्ली वेराइटी मोस्ट ऑफ द किसको रहती है, कौन से कलर को बिलोंग करती है, तो येलो कलर को। इसमें आ जाती है आपकी अर्ली कुमारी, पूसा अर्ली सिंथेटिक, पूसा दीपाली, पूसा केतकी, है ना। तो ये एक चीज़ ध्यान में रखना, पूसा केतकी जो वेराइटी है वो कॉलीफ्लावर की है, जबकि पूसा चेतकी ये आपकी किसकी वेराइटी है, पूसा चेतकी ये आपकी पूसा चेतकी मूली की वेराइटी है, राइट। तो ये ध्यान में रखना कि पूसा केतकी कॉलीफ्लावर की, पूसा चेतकी मूली की, रेफेनस सटाइवस। मिड अर्ली कौन कौन सी वेराइटी है, ये ऑफ वाइट कलर्ड वाली वेराइटी रहती है मिड अर्ली वाली, और इसमें आ जाती है आपकी इम्प्रूव्ड जापानीज, पूसा शरद, पूसा अगहनी, राइट। मिड लेट वेराइटी कौन सी है, ऑफ, ये भी ऑफ वाइट कलर वाली वेराइटी रहती है। इसमें पूसा सिंथेटिक, पंत शुभ्रा, पूसा शुभ्रा, पूसा हिमज्योति, राइट। और लेट वेराइटी की बात करें तो ये पूरी मिल्की वाइट कलर वाली वेराइटीज़ रहती हैं, जिसमें आ जाता है पूसा स्नोबॉल, पूसा स्नोबॉल के फर्स्ट, राइट। तो ये वेराइटी रहती है। अगर इंट्रोड्यूस वेराइटीज़ की बात करें तो इम्प्रूव्ड जापानीज, ये इंट्रोड्यूस वेराइटी है, कहाँ से इंट्रोड्यूस हुई है, जापान से। अगर इंट्रोड्यूस वेराइटीज़ की बात करें तो इम्प्रूव्ड जापानीज़, और इम्प्रूव्ड जापानीज़ ये एक अच्छा क्वेश्चन बनता है कि इम्प्रूव्ड जापानीज़ नाम से ऐसा लग रहा है कि जापान से इंट्रोड्यूस हुई होगी, लेकिन ये इजराइल से इंट्रोड्यूस हुई थी इंडिया में। अगर सिलेक्शन वेराइटीज़ की बात करें तो पूसा हिमज्योति, पूसा स्नोबॉल के फर्स्ट, पूसा केतकी, पूसा दीपाली, पंत शुभ्रा, पूसा शुभ्रा, ये इसकी वेराइटीज़ रहेगी। अगर सिंथेटिक वेराइटीज़ की बात करें तो पूसा अर्ली सिंथेटिक, पूसा सिंथेटिक, पंत गोबी 3। हाइब्रिड वेराइटी पूसा सुब्रा, पूसा अगहनी। प्राइवेट सेक्टर में भी कुछ हाइब्रिड वेराइटी निकाली गई है, जिसमें वाइट फ्लैश, हिमानी, अर्ली हिमलता, हिमानी, नाथ उज्ज्वला, नाथ श्वेता, ये इसकी वेराइटी है। स्क्लोरेशिया रोड रेसिस्टेंट वेराइटी, ये ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्क्लोरेशिया रोड रेसिस्टेंट वेराइटी कौन सी है, पूसा स्नोबॉल K2, राइट। स्नोबॉल की वेराइटी है K2 है, K1 नहीं है। ब्लैक रोड कर्ड एंड इन्फ्लोरेसेंस ब्लाइट रेसिस्टेंट वेराइटी कौन सी, पूसा सुब्रा एंड पूसा स्नोबॉल K फर्स्ट, है। पूसा स्नोबॉल K2 स्क्लोरेशिया रोड रेसिस्टेंट वेराइटी है, जबकि पूसा स्नोबॉल K फर्स्ट ये ब्लैक रोड कर्ड इन्फ्लोरेसेंस ब्लाइट रेसिस्टेंट वेराइटी है, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आज ये क्रॉप कंप्लीट होती है।
प्लांट प्रोटेक्शन वाले जो पार्ट है वो हम सारी कोल क्रॉप्स का एक साथ ही एक बना देंगे वीडियो। उसमें आप सभी को अलग अलग याद करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। बाकी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, यही मेरी मांग है। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।